Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last time we did बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमने एग्जाम्पल भी की थी. So any questions regarding bilinear transformation? जी बेटा. Anyone sitting in the class have questions regarding the example we did last time? Bilinear transformation और impulse invariance transformation से related हमने examples की थी. This was the example we did last time. सर जी जी बोलें. सर इम्पल्स इनवेरियंस में आपने एक एग्जांपल करवाई थी, तो वो मैंने उस टाइम आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि हमने यहाँ पे थीटा ना 115 लिया है. तो मैंने बाद में ना क्लास के बाद वो सॉल्व किया था, तो 115 से हमारे पास वो वैल्यू सेम नहीं आ रही थी. तो उसमें मैंने थीटा जब 105 रखा ना, तो तब वो वैल्यूज ठीक आ रही थी. तो पूछना ये था कि वो थीटा उसमें. मैं समझ गया हूँ मेरे मुंह से 115 निकल गया होगा. देखिए ये सिचुएशन थी ना, ये एंगल्स थे ना इसके. 12 था ना आपके पास, n was equal to 6 था, so 2n was equal to 12. यस सर, ठीक है 2n is equal to 12. तो यस और आपने 360 डिवाइडेड बाय 12 करें तो आपके पास आ जाता है जी 30 का डिफरेंस आ जाता है. सो आपने स्टार्ट किया +15 से. वी हैड टॉक्ड अबाउट कि मैं 0 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ. सो 15 15 और 30 45, 45 और 30 75, 75 और 30 105. ठीक है आपकी बात ठीक है. 115 मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया होगा. एब्सोल्युटली राइट. एंड दैट इज 270 माइनस 15, ये 260 होगा. ठीक है. यस सर. एनी अदर Yes, sir. क्वेश्चन? जी बेटा कोई और क्वेश्चन? सर एंड पे हमने फ्रीक्वेंसी प्री वॉर्प का पढ़ा था, उसको एक दफा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. जी बिल्कुल. देखिए आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलिनियर में, दैट इज दिस थिंग. ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको देखिए आप. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब आप इसको इस प्रोसेस में से लेके चलते हैं, तो दैट इज कैपिटल ओमेगा जो है आपका, दैट इज 2/t टेंजेंट स्मॉल ओमेगा बाय 2. इम्पल्स इनवेरिएंस में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? ओमेगा वाज इक्वल टू ओमेगा, या ओमेगा ओवर टी कह लें. वी वर कीपिंग t इज इक्वल टू 1. सो ओमेगा कैपिटल ओमेगा वाज इक्वल टू ओमेगा. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी. यहाँ पे आपके पास किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है? यहाँ पे आपके पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है. It's a non-linear kind of thing, which is shown by this formula. So this is called frequency pre-warp. आपके पास जो चीजें आती हैं, जो specifications हैं, those are given in small omega. Discrete time specs आपके पास given है. To convert these discrete time specs using this transformation into continuous time specs is called frequency pre-warp. यानी जैसे ही आपको एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये आपने एग्जाम्पल की थी, आपके पास ये डिस्क्रीट डोमेन में आपके पास ये चीजें मौजूद थी, ये स्पेसिफिकेशंस गिवन थी. सो यू यूज दिस फार्मूला टू गेट फ्रीक्वेंसी प्री वॉप, टू गेट कैपिटल ओमेगा लिमिट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए. सो दिस इज योर प्री वॉपिंग. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी प्री वॉपिंग. ठीक हो गया बेटा? यस सर. एनी अदर क्वेश्चन बच्चा? अच्छा, ये बार बार मैं जिक्र करता रहा हूँ, इस चीज को जरूर जहन में रखना है कि जब मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई भी कभी भी पूछे कि HF के पोल्स जो हैं, यानी जो आपका सिस्टम फंक्शन है कंटिन्यूस डोमेन में, उसके जो पोल्स हैं वो आपके पास किस तरह से प्लेस्ड हैं, वो ओमेगा सी रेडियस पे प्लेस्ड हैं. HFS के पोल्स जो हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैं, HF-S के पोल्स जो हैं वो ऑन द राइट हैंड साइड हैं. और आपको क्योंकि मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड फंक्शन गिवन था, सो दैट्स व्हाई for n is equal to 3 you will be talking about 6 poles on H
ऑफ एस स्क्वायर के पोल्स की बात होगी। अगर n इज इक्वल टू 6 है तो यू आर टॉकिंग अबाउट 12 पोल्स, जिनमें से 6 पोल्स जो हैं वो एच एफ एस के हैं और 6 पोल्स जो हैं वो एच एफ माइनस एस के हैं। बिकॉज फॉर अ स्टेबल एंड causal continuous time system, all the poles must be on the left hand side of the j omega axis. So that's why for a stable and causal HFS all our poles are on the left hand side. ठीक होगी बात। लेकिन जब हम बात करते हैं, so these we had already talked। अच्छा, ये थी, अब एक और एग्जांपल थी। इस एग्जांपल को सॉल्व किया गया है, बटरवर्थ फिल्टर ही बनाना था बट फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाया गया है। एंड दीज आर द फिल्टर स्पेक्स और किस तरह से उसने रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। बट इम्पॉर्टेंट हेयर इज, यहाँ पे जो आपको पोल प्लेसमेंट दी गई है, ये पोल प्लेसमेंट है एच एफ जी की, एच एफ एस की प्लेसमेंट नहीं है, ये एच एफ जी की प्लेसमेंट है। डिस्क्रीट डोमेन में किस तरह से पोल्स जो हैं वो प्लेस होंगे, अगेन नाउ दिस इज अ यूनिट सर्कल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जी प्लेन। आपके पास 14th ऑर्डर का फिल्टर था, इसका मतलब है अगर मैं बनाना चाहूँ एच एफ एस के पोल्स तो देयर विल बी 28 पोल्स और वो आपस में 360/28 के डिस्टेंस पे मौजूद होंगे। एच एफ एस के पोल्स जो हैं वो इस तरफ पड़े हुए होंगे और एच एफ माइनस एस के पोल्स जो हैं वो दूसरी तरफ होंगे। सो 28 पोल्स इधर होंगे, सॉरी 14 पोल्स इधर होंगे, 14 पोल्स इधर होंगे एच एफ एस के कॉन्टेक्स्ट में, और उसका रेडियस जो होगा जिस जगह पे पड़े होंगे वो ओमेगा सी पे पड़े हुए होंगे। बट द सेम, जी बोलें सर। हम लोग ये किस वजह से कहते हैं कि जो हमारे पास एच ऑफ एस के पोल्स हैं हमेशा हमारे पास ये लेफ्ट प्लेन के ऊपर होने चाहिए, जे ओमेगा के लेफ्ट साइड पे। फॉर अ स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम इन HFS all the poles must be on the left hand side। रीजन क्या है? चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा था, आप कहते थे कि आपके पास जो स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम के लिए डिस्क्रीट डोमेन में पोल्स कहाँ होने चाहिए? इनसाइड द यूनिट सर्कल होने चाहिए। ऐसा ही है? यस सर, ऐसे ही था। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि आप स्टेबिलिटी के लिए आप चाह रहे होते हैं, बिकॉज अगर आपके पास ये 2 पोल हैं और एक तीसरा पोल ये है, you know that the region of convergence is outside the outermost pole for a right-handed sequence। So इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका outermost pole ये पड़े हुए थे तो आपका region of convergence ये है, और for stability आप कहते हैं कि आप stability के लिए आपका unit circle जो है वो region of convergence में होना चाहिए। So that's why you say कि all the poles for a stable and causal system right-handed होता है ना, so all the poles must be inside the unit circle। सिमिलर एनोलॉजी जो है वो जे ओमेगा एक्सिस के लिए भी है। इफ द पोल्स आर हियर फॉर अ कॉजल सिस्टम, ऑल द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। यानी अगर सपोज ये 3 पोल हैं, ये 2 ये थे और एक तीसरा ये पोल है, तो इन 2 पोल्स के राइट हैंड साइड पे होगा। सो फॉर अ स्टेबल सिस्टम दिस जे ओमेगा एक्सिस which is indicating as the continuous time Fourier transform, वो आपका इस एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में होगा तभी सिस्टम स्टेबल होगा। सो दैट्स व्हाई वी से दैट ऑल द पोल्स फॉर अ स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ द जे ओमेगा एक्सिस। of S plane में लेफ्ट हाफ प्लेन में हो या ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जे ओमेगा एक्सिस। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा? यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, सो ये बात हो रही थी कि आपने 14th ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर बनाया, और बटरवर्थ फिल्टर का जो कंटिन्यूस डोमेन के पोल्स हैं, यू नो दैट दे विल बी ऑन दिस लेफ्ट हाफ प्लेन। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि हाउ दीज 14 पोल्स विल बी allocated in the Z plane। So this is your Z plane। ये आपके 14 जो पोल्स हैं वो आपके डिस्क्रीट डोमेन में पड़े हुए हैं। इफ यू सी, ये इनकी जो अलाइनमेंट है वो कनकेव अलाइनमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, और ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कन्वेक्स अलाइनमेंट है। इसी तरह से ही हमेशा आपके पोल्स जो हैं फॉर अ लो पास फिल्टर, उनकी प्लेसमेंट बटरवर्थ फिल्टर की इसी तरह से ही होगी। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको 14th ऑर्डर 0 नजर आ रहा है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका जो रिस्पॉन्स है टू मेक दिस पाई के ऊपर 0 करने के लिए 14th ऑर्डर 0 जो है
वो यहाँ पे दिखाया गया है. So that's your alignment to make a pass band in your up to the cutoff frequency. ये आपकी अलाइनमेंट है पोल्स की डिस्क्रीट डोमेन में. 14 पोल्स जो हैं, 14 पोल्स उधर थे, 14 पोल्स ही इधर आए हैं, बट उनकी अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से है बटरवर्थ डिजाइन में. इसी तरह से चेबिशेव में अगर आप देखें तो आपकी अलाइनमेंट जो है, एक तो पहली बात यह है कि 8th ऑर्डर सिस्टम आपको मिल गया है, यानी कंटिन्यूस डोमेन में आपको 8th ऑर्डर सिस्टम मिला चेबिशेव 1 में, एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड दोज 8 पोल्स इन द डिस्क्रीट डोमेन 8th ऑर्डर 0 टू मेक 0 एट पाई. ये आपके पास 8th ऑर्डर 0 है, और ये आपके पास अलाइनमेंट है ऑफ द पोल्स फॉर अ लो पास फिल्टर. और ये जो है ये रिपल्स जो हैं ये जनरेट करा रहे हैं आपके जो अलाइनमेंट है इन योर पास बैंड. सिमिलरली अगर तो आप जाते हैं चेबिशेव 2 में, इन दैट केस आप देखें कि आपका चेबिशेव 2 में ये फ्लैट होता है. सो द अलाइनमेंट ऑफ द पोल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ इन बटरवर्थ डिजाइन. अगेन आप देखें तो कनकेव अलाइनमेंट है, इसकी भी कनकेव अलाइनमेंट है, बट द जीरोस अगर आप इसको देखें तो जीरोस अब स्कैटर्ड हैं टू क्रिएट रिपल्स इन योर स्टॉप बैंड. तो ये स्टॉप बैंड में वहां पे अगर आप देखते हैं 8th ऑर्डर 0 जो है वो आपका पाई पे रखा हुआ है, बिकॉज देर आर नो रिपल्स इन योर स्टॉप बैंड. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉप बैंड में आपके पास क्योंकि रिपल्स हैं तो दीज जीरोस आर स्कैटर्ड एज वेल. सिमिलरली अगर आप एलिप्टिकल फिल्टर के लिए जाते हैं तो एलिप्टिकल में पास बैंड और स्टॉप बैंड दोनों में आपके पास रिपल्स हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कन्वेक्स अलाइनमेंट है फॉर द पोल्स to generate ripples in your pass band and scattered zeros in your stop band. और एक चीज ये है कि 6th ऑर्डर फिल्टर जो है that is good enough to get the specifications. तो जैसे जैसे आपकी कंडीशंस जो हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट होती चली जा रही हैं, आपका फिल्टर ऑर्डर भी कम होता चला जा रहा है. बटरवर्थ फिल्टर जो है that's the most stringent filter because पास बैंड में भी रिपल नहीं है, स्टॉप बैंड में भी रिपल नहीं है. सो दैट्स व्हाई यू नीड 14th ऑर्डर फिल्टर. 14 पोल आपको चाहिए टू मेक दो स्पेसिफिकेशंस फुलफिल्ड. लेकिन आप चेबिशेव 1 या चेबिशेव 2 में आते हैं बिकॉज द कंडीशंस आर लेस स्ट्रिंजेंट, बिकॉज ईदर यू हैव रिपल्स इन द पास बैंड और इन द स्टॉप बैंड. सो फिल्टर ऑर्डर जो है वो 8th ऑर्डर हो गया है एंड अलाइनमेंट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही हैं. बट व्हेन यू मूव टू एलिप्टिकल अप्रोक्सीमेशन, वहां पे आपके पास क्योंकि पास बैंड में भी रिपल हैं, स्टॉप बैंड में भी रिपल हैं, तो आपकी जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट योर फिल्टर ऑर्डर इज 6th ऑर्डर, much less than Butterworth filter requirement which is 14th order. So ये आपकी alignments जो हैं discrete domain में आपको filters की नजर आ रही हैं. The scattered zeros are responsible for ripples in your stop band and convex poles are creating poles in your ripples in your pass band. जी, have you got any questions? मोहम्मद तला सलीम को बता दे कि अगर गेम खेलनी है तो कम से कम हमें तो करें. Yes, sir. It's miserable. Okay, बच्चा. Any questions, बेटा? जी मेरा बच्चा. Any questions regarding these pole approximations and pole placement in Butterworth, Chebyshev and elliptic approximation? हमने HFS के poles Chebyshev के और elliptical के discuss नहीं किए because that's not in your book. And the transfer functions are more complicated.
important thing was to give you the idea कि किस तरह से चीज़ें मैप होके HFS से HFZ में आती हैं, and then how the things are working in discrete domain. चलें आगे बच्चा. जी सर. Okay. Now we move to FIR filter design. Good enough for IR filter design, which we did for transformation techniques हमने use की impulse invariance or bilinear, and now we are moving towards finite impulse response filter design. There are two methods, in fact, the Windows method and the optimum filter design method, which is also called Parks and McClellan method, but we will be concentrating on Windows method in this course. And what's the procedure for FIR filter design by Windows method? We start with the desired frequency response. This is my desired frequency response for a low pass filter. This is my desired frequency response for a low pass filter. It's ideal response. Of course, I cannot get it, but that's my desired one कि मैं चाहता हूँ कि इससे करीब तरीन response जो है मुझे मिले. So that's a low pass filter. Pi/3 जो है मेरी cutoff frequency है, और that's desired. Then I will be computing the inverse DTFT of this HDF omega, and I know that when I will be getting HDFN from this HDF omega, that would be infinite impulse response. I will be getting a sinc shaped function for this brick shaped इसका inverse Fourier transform लूँ तो there will be infinite impulse response moving from -infinity to infinity, sinc shaped, and these will be the samples of this HDFN. And then I will be, but as it is infinite impulse response, but I am interested in getting the finite impulse response. मुझे finite samples चाहिए. This HDFN has got infinitely many samples. So what to do? I will be truncating this thing by multiplying it with a window function. So here suppose I have a window function of length 7 और उसकी height जो है वो 1 है, and samples को मैं multiply करूँगा तो what will be done? I will be getting 7 samples of this thing. So my HFN will be equal to HDFN multiplied with WFN. WFN is a rectangular window of height 1 and length 7, 9 कोई भी लेंथ हो सकती है. So जितना बड़ा मैं अपना फिल्टर चाहता हूँ उतना ही मैं विंडो लेंथ को अगर अब यूज करूँ तो बाकी जो सैंपल्स हैं वो ट्रंकेट हो जाएंगे और मेरे पास एक फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा. एंड ऑफ कोर्स जितना ज्यादा सैंपल्स बढ़ते चले जाएंगे मेरा रिस्पॉन्स इसके करीब होता चला जाएगा, और जितना मैं इसको शार्प करता चला जाऊंगा, इसको छोटा करता जाऊंगा अपने HFN को, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिटेरिएशन जो है वो इधर आती चली जाएंगी. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर. Okay. So final filter will be having the finite impulse response. Why? Because HFN is equal to HDFN, and that is multiplied with a finite length window. इस विंडो की लेंथ जो है वो क्योंकि फाइनाइट है, so as a result of this multiplication I will be having the final filter which will be having the finite impulse response. Again, this is written here as well. Finite length window function is used to truncate the infinite impulse response of the desired filter. If the window is of the length 2n0 plus 1, the final filter will have length of 2n0 plus 1 as well, which is finite. ठीक होगी बात? तो ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट था. Let's do an example, and our example is, in fact we had did this example, but I will do it for you. Okay ji. Suppose we have a desired frequency response. एक हाई पास फिल्टर को हम okay, that's my desired response, and okay, this is
So that's the zone of interest जो है मेरा ये है. This is pi minus omega c. This is minus pi plus omega c. And that's my HDF omega. अच्छा, अब पहला काम जो हमने करना है प्रोसीजर है that is compute IDFT of HDF omega and get HDFM. Now we know that we are going to find out the impulse response of an FIR filter, and we also know that FIR filter can have characteristics of linear phase filters. So why not to design a linear phase FIR filter, because linear phase जो है वो हमें हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हैं filters. Why they are effective linear phase filters हम क्यों बनाना चाहते हैं? Sharos, any idea? No, sir. Linear phase filters क्यों बनाते हैं? Group delay Because they have a constant group delay, और constant group delay होगा तो इस बात का मतलब है कि we will avoiding any distortions. ठीक है, in our transmissions और जो भी filtering operations में हमारी distortions जो हैं वो नहीं होंगी. So we know that we have 4 types of linear phase filters. It's linear phase. इसको आप लो पास फिल्टर में ना कंफ्यूज कर जाएं. Type 1, type 2, type 3 and type 4, and we know that type 1 is the only type which can be used to construct high pass, low pass, band stop filter. So that's why we are using type 1, because that's the more versatile one. And type 1 के साथ ये है कि number of taps जो हैं वो odd हैं और बीटा जो है that is equal to 0, and beta is the intercept of the phase. And in this case the generalized expression जो है हमारे HDF omega का वो है HM of omega, which is the magnitude portion exponential j beta minus alpha omega. And as we are going for type 1, which has beta is equal to 0, so the expression will be HDF omega and will be equal to HM of omega exponential minus j alpha omega as beta is equal to 0. ठीक है, ये चीज हो गई. अब मैं अपने इसी मैग्नीट्यूड रिस्पांस को मैं जरा लिखता हूं कि किस तरह से मैं इसको प्लेस कर सकता हूं. सो मैं अपने HDF ओमेगा को अगर मैं लीनियर मैग्नीट्यूड रिस्पांस लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं. दिस इज 1 बिकॉज इट इज इक्वल टू 1 बिटवीन द लिमिट्स ओमेगा. पाई से अंदर अंदर जो भी लिमिट्स हैं आप ले लें, पाई माइनस ओमेगा सी एंड पाई लेसर देन पाई एंड 0 अदरवाइज. ओके, या मैं इसी चीज को HDF ओमेगा की टर्म्स में अगर लिखना चाहूं, दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड, इन दैट केस मैं इसको लिख सकता हूं इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस j अल्फा ओमेगा फॉर दीज लिमिट्स and we know what is alpha. Alpha is equal to n minus 1 over 2, where n is the number of taps. This is called the delay. This is called the center of symmetry. Called the group delay. It's the same thing which we have already known from chapter 3, chapter 5. And okay, so मैं दोनों HDF omega को use कर सकता हूँ to get my HDFN. If I will be using this magnitude response, in that case I will be getting HDFN which will be zero phased because I am not including any alpha. Alpha is the delay. So inherently अगर मैं alpha use करता हूँ अपनी इस integration के लिए
जो कि IDFT के लिए अगर मैं उसे यूज करता हूं तो इनहेरेंटली मैं उसके अंदर लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक्स इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, और अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूं तो दैट वुड बी जीरो फेज, द HDFN will be symmetric about zero axis, and then I will be multiplying it with a window function that would be centered on the zero, and then to make that causal and linear phase I will be shifting it by a factor of alpha. Whereas if I start with this equation, I will be having a linear phase impulse response that would be shifted by alpha, and then for the truncation of that infinite impulse response, what I will be doing, I will be using a window function that is shifted to this alpha location, and then I will be getting the same finite impulse response. मेरा ख्याल है चीजें क्लियर कुछ हुई हैं या नहीं हुई? चलें अभी आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे. सो HDFN क्या है आपका? HDFN by definition it is 1 over 2 pi. The limits क्या है? Pi minus omega c से pi plus omega c. This is pi minus omega c and pi plus omega c. These limits will remain the same. आपके पास exponential minus j alpha omega और ये exponential j omega, and that is coming from the definition of the inverse discrete time Fourier transform, and you will be solving it 1 over 2 pi minus omega c pi plus omega c exponential j n minus alpha omega d omega, and that's 1 over 2 pi. You perform the integration, that is exponential j n minus alpha omega divided by j n minus alpha, and the limits are pi minus omega c to pi plus omega c, and finally you will be getting HDFN as 1 over pi n minus alpha and exponential j n minus alpha omega is pi plus omega c, and minus exponential j n minus alpha and pi minus omega c, and that's divided by 2j, and HDFN finally will be minus 1 n minus alpha divided by pi n minus alpha sine omega c n minus alpha. So that's your HDFN when you started your integration using exponential minus j alpha omega. This linear phase characteristics are inherently incorporated in this HDFN. You could have started this with the integration. आप इस तरह से भी start कर सकते थे. HDFN is equal to 1 over 2 pi minus omega c pi plus omega c 1 into exponential j omega n d omega, और इस केस में जो आपके पास HDFN आएगा that's equal to minus 1 raised to power n divided by n pi sine ओमेगा सी एन. अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो अल्फा का कोई रोल नहीं है. वहां पे अगर आप देखें, इस केस में अगर आप देखें तो हर जगह पे जहां पे n है वहां अल्फा n is replaced with n minus alpha. So sin omega c n है यहाँ पे तो sin omega c n minus alpha, minus 1 raised to power n है तो it is n minus alpha, n pi है तो n minus alpha pi. So ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये सिमेट्रिक अबाउट जीरो है, और अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें दिस इज सिमेट्रिक अबाउट अल्फा है. इनहेरेंटली अल्फा इसके अंदर इंक्लूडेड है. सो इसी को ही आगे लेके चलते हैं. सो यू ऑब्टेन योर वैल्यूज, यहाँ पे आप n की वैल्यूज डिफरेंट डालते चले जाएंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो है जी 0 पे 0.1 है, फिर उसके बाद 1 पे 0 है, फिर 2 पे माइनस 0.3 है, फिर दिस इज 1, दिस इज 2, 3 पे आपके पास
0.5 है, फिर उसके बाद -0.3 है, दिस इज 3, 4 पे -0.3 है, फिर 5 पे 0 है एंड 6 पे 0.1 है. सो एक्चुअली ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये सिंक शेप ही है. ठीक है, ये सिंक शेप नजर ही आ रही है और इसी तरह से सैंपल्स आगे बढ़ते चले जाएंगे. बट वी हैव यूज्ड अ विंडो ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो हमने यूज की है टू क्लिप 7 टैप की विंडो यूज की है. सो इट इज 0 1 2 3 माइनस सॉरी क्योंकि ये लीनियर फेज वाला था तो इस केस में आपके पास 0 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये आपने WN यूज किया है. इनफैक्ट अगर मैं इसके अंदर अगले सैंपल्स लिख दूं तो ये आपके पास HDFN हो जाएगा और जब HDFN मल्टीप्लाइड विद WN होगा तो यू विल बी गेटिंग दीज 7 सैंपल्स. और अगर मैं इस रास्ते से आता तो इन दैट केस आपके पास यही सैंपल वैल्यूज आते, बट ये फिर सेंटर होता 0 पे, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 और फिर आप विंडो फंक्शन जो यूज करते वो भी सेंटर्ड होती 0 पे और इनकी क्लिपिंग करते तो आपको ये 0 पे सेंटर्ड मिलते और फिर आप उसको अल्फा इज इक्वल टू 3 पे, बिकॉज n-1/2 वी आर यूजिंग n इज इक्वल टू 7 यूज कर रहे हैं. सो अल्फा इज इक्वल टू n-1/2 दैट्स इक्वल टू 3. सो से 3 पे शिफ्ट करते हैं. सो दैट्स योर चॉइस कि आप इसे किस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं. इफ यू स्टार्टेड विद दिस एक्सप्रेशन that would be inherently incorporating the linear phase characteristics and but the only thing you will be doing कि इस केस में आपको जो window function आप use करेंगे that should be linear phased as well, that should be centered around alpha. और अगर आप इस expression से start करते हैं तो that would be symmetric about 0. You will be using the window function to clip the impulse response, that would be centered around 0. And then to convert this linear phase, zero phase impulse response into linear phase, you will be shifting it by alpha to make that thing linear phase. Questions please. सर इसका ग्राफ बनाने में हम ओमेगा सी की क्या वैल्यू रख रहे हैं? ओमेगा सी की क्या वैल्यू रख रहे हैं? यस सर. अभी तो ओमेगा सी की वैल्यू रखने की इतनी मेरा ख्याल है कोई वैल्यू एक मिनट गिवन होगी सर क्योंकि ये 0.1 -0.3 ठीक है. ओमेगा सी वाज गिवन प्रोबेबली. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है. मेरे पास भी इस वक्त इन राइटिंग नहीं है. ओमेगा सी की यार वैल्यू π/3 रख के देख लो. ओमेगा सी π/3 और π/6 पे ट्राई कर लो. मेरा ख्याल है इन्हीं दो के साथ मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की थी. अब मेरे पास वैल्यू लिखी हुई नहीं है, इन्हीं दो में से होगी. यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा, क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन इज इट लीनियर फेज? कैसे इंपल्स रिस्पांस से पता चलेगा कि ये लीनियर फेज है? मेरे ताबा एक इंपल्स रिस्पांस आपके पास गिवन है and I am claiming that it's a linear phase. It has a linear phase characteristics. How? सर नहीं पता. फातिमा? सर नो आइडिया. क्या हो गया? लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या बात हुई थी? Symmetry, even symmetry and odd symmetry. This has got even symmetry. Even symmetry के साथ type 1 और type 2 related है. Odd symmetry के साथ type 3 और type 4 related है. अगर number of taps odd है तो it is type 1 और type 3. अगर number of taps even है तो it's type 2 और type 4. Beta is equal to 0 है for type 1 and type 2. Beta is equal to π/2 है for type 3 and type 4.
किया था ना ये? फातिमा, जी सर। याद नहीं रखते आप लोग चीजों को, क्या वजह है? चलें, we did another example as well. So these are filter specs which we have obtained. We did another example today as well with the other section. That was for a low pass filter. So HDF omega जो है वो given है, that is 1 for omega is between 0 and pi by 3 and 0 otherwise, and we are given that n is equal to 9. So that's the inverse discrete time Fourier transform formula. HDF n is equal to 1 over 2 pi. Limits are from minus pi by 3 to pi by 3 HDF omega. And now we are using 1 because it is 1. I'm not using the generalized expression for linear phase filters. I'm not using exponential minus j alpha omega, keeping beta is equal to 0 to get this integral solved. Rather, I'm using this one, which is the magnitude response of the Fourier transform. Okay, I will be using this one. And as a result, I know from the beginning of this integration that whatever I will be getting, that would be symmetric about 0. That would be zero phase thing. जो भी मुझे impulse response मिलेगा. So I am getting this response as a result of this integration. And then that's HDFN. So HDFN को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दैट इज दिस थिंग, और फिर मैं उसकी वैल्यूज को देखना शुरू किया. 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला. सो दीज आर द वैल्यूज, ये चलती जा रही हैं. जो कुछ मुझे इस तरफ मिल रहा है एग्जैक्टली यही चीजें उस तरफ से भी होंगी. सो 0.333, 3 अंडर रूट ओवर 2 पाई, 3 अंडर रूट ओवर 4 पाई, 0 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 8 पाई, और ये वैल्यूज चलती जा रही हैं 0, 1, 2, 3 पे. इसी तरह से -1, -2, -3, -4 पे भी ये वैल्यूज मुझे मिलती चली जाएंगी. And then as n is given, n is equal to 9 है, तो इस बात का मतलब ये मैं जो रेक्टेंगुलर विंडो यूज कर रहा हूँ to clip the infinite impulse response, I will be clipping it with a window length of 9. तो मैंने जो विंडो लेंथ यूज की है that is 9 लेंथ की रेक्टेंगुलर विंडो यूज की है, जिसकी हाइट जो है वो 1 है. सैंपल्स जो हैं वो -4 से 4 पे हैं, बिकॉज माई एक्चुअल इम्पल्स रिस्पॉन्स जो डिजायर्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो जीरो फेज्ड है या सिमेट्रिक अबाउट जीरो है. तो आई एम यूजिंग द विंडो फंक्शन विच इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो एज वेल. तो मुझे ये वाली वैल्यूज मिल गई हैं. ये 9 वैल्यूज, इससे ऊपर भी नॉन जीरो वैल्यूज मौजूद थी बिकॉज द बिहेवियर वाज समथिंग लाइक दैट. ये तो चलता जा रहा है ना, ठीक है. तो इस 9 लेंथ के विंडो फंक्शन की वजह से मुझे सिर्फ 9 सैंपल्स मिल रहे हैं एंड दीज आर दोज 9 सैंपल्स. ठीक है, ये 9 सैंपल्स जो मुझे इस वक्त मिले हैं ये 0 पे सेंटर्ड हैं, बट टू मेक इट लीनियर फेज आई विल हैव टू शिफ्ट इट विद अल्फा. सो अल्फा जो है दैट इज n-1/2 which is equal to 4. so you are shifting it towards right. अब जो सैंपल 0 पे था अब वो कहाँ आ गया है, वो 4 पे आ गया. जो 1 पे था वो 5 पे है, 2 वाला 6 पे, 3 वाला 7 पे और 4 वाला 8 पे आ गया. और इसी तरह से जो सैंपल -4 पे पड़ा हुआ था वो 0 पे आ गया. एंड नाउ दिस इज लीनियर फेज बिकॉज दिस इज शोइंग यू द इवन सिमेट्री. क्वेश्चंस प्लीज. Shahroz, any question beta? No, sir. ओके, सो जरा थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट इज विंडो फिल्टर डिजाइन. थोड़ा सा अपने अल्फाज में बताइए शहरोज कि कैसे विंडो डिजाइन विंडो फिल्टर डिजाइन मेथड को इस्तेमाल करना है. शहरोज आई एम वेटिंग बेटा. उसामा, फातिमा,
सर पहले हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लेते हैं, फिर हम उसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने विंडो के साथ। जी, जो भी विंडो की लेंथ होगी आप उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो जो आपका डिजायर्ड इंपल्स रिस्पांस है विच इज इनफाइनाइट, एज ए रिजल्ट ऑफ द जो आपका एच डी एफ ओमेगा था वो आइडियल था, तो आपका एच डी एफ एन जो था वो इनफाइनाइट था। जब आप विंडो फंक्शन के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट योर फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। ठीक हो गया। मैं आई एम लीविंग इट हियर सो दैट कि आप इसको रिवाइज कर लें और फिर इंशाल्लाह ताला कल जो है इसको आगे लेके चलेंगे।